हेलो, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। बट अपोजिट साइड के हेल दिख नहीं रहा ना, जो हेलो। क्वेश्चन पूछेंगे या इंटरव्यू जो होंगे। हेलो, आप मेरी अच्छा, आवाज सुन रहे हैं? ओके, आप लाइव जा सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप नहीं। डायरेक्टली बोल दो। अच्छा। आ, आ, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं हरीशमन बिष्ट। निहाल चंद जी, नमस्कार। और सुमन रावत जी, आपका अभिवादन, नमस्कार। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन मैं इसे अब शुरू कर रहा हूं। मित्रों, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच ने कहानी पाठ के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं सुपरिचित लेखिका साहित्यकार संतोष श्रीवास्तव जी का आभारी हूँ और उनकी टीम का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने यह मौका दिया है। नमस्कार संतोष जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मैं विश्व में मैत्री मंच का बहुत आभारी हूँ। विश्व मैत्री मंच लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 2014 में इसकी स्थापना की गई थी और देश के अलग अलग शहरों के जो रचनाकार हैं उन रचनाकारों को इसमें शामिल करने का एक बड़ा कदम उठाया गया था। और इसकी जो गतिविधियां हैं, साहित्य की तमाम गतिविधियों को, उनके सरोकारों को लोगों तक पहुंचाने, पाठकों तक पहुंचाने का जो एक बड़ा बीड़ा संतोष श्रीवास्तव ने इस संस्था के माध्यम से उठाया है, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इस संस्था ने मुझे पहले भी एक बार कहानी पाठ का मौका दिया था और ये दूसरी बार ये मौका आज मुझे मिला है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और जो उनकी योजनाएं हैं ये केवल देश के संदर्भ में ही नहीं है, देश के अन्य राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह संस्था बड़ा काम कर रही है। तो मैं पुनः पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं मित्रों, आज आपको एक कहानी सुनाने का प्रस्ताव मुझे दिया गया है। मैं कहानी आपको सुनाऊंगा। कहानी और कविता में बड़ा फर्क है। कविता को बहुत आसानी से आप सुन सकते हैं और सुना सकते हैं, लेकिन जब कहानी का अवसर आता है तो कहानी में एक धैर्य की ज़रूरत होती है और आज मैं आपसे उसी धैर्य की उम्मीद करता हूं। और आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, समकालीन या आज के परिवेश में जिस कठिन दौर में हम जी रहे हैं, जो हमारा जीवन आज व्यतीत हो रहा है, इसको लेकर मैंने ये कहानी बुनी है। और इसमें पाएंगे क्या जो तमाम घटनाएं आज हमारे देश में और दुनिया में घट रही हैं, क्या आप उसको अपने करीब, अपने दिल के करीब पाते हैं? तो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, अनायास। कहानी है अनायास। ये कहानी कुछ दिन पहले यानी जनवरी मार्च उद्भावना के अंक में प्रकाशित हुई थी और इस पत्रिका का जो मुख्य संपादन का कार्य किया था वो सुपरिचित कथाकार हरीश राय जी ने किया था। तो मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ कहानी और धैर्य से आप सुनिए। महेश राजा जी, शुभकामनाएं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमा नायक जी, मैं और महेश राजा जी। मित्रों, कहानी है अनायास। पौ फटने पर अमित बाहर आया। कल से अधिक गहरा अंधेरा और बू मारती हवा में उसे दम घुटता लगा। उसने लंबी लंबी सांस ली। आश्चर्य हुआ, आंगन प्राणवायु से रिक्त सा लगा। वह भीतर चला आया, सोई हुई अनंता को जगाया और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। अनंता को जरा भी विस्मय नहीं हुआ। उसने सहजता से कहा, यह धूल है, पांव से उठी धूल। किसके पांव से उठी धूल? यह गोधूलि का समय तो नहीं है?
वे कौन लोग हैं? लाखों मजदूरों के पांव से उठी धूल, और वह यह दुर्गंध उनके शरीर की है। शरीर से छूटा पसीना तन झूलते चीथड़ों के तारों के बीच उलझ कर ऐसी ही बू बास मारता है, अनंता ने सहज भाव से कहा। अमित समझ नहीं सका। उसके लिए यह पहला अनुभव था जब उसे इस कदर फिजा में दुर्गंध का एहसास हुआ था। उसका विश्वास था जीवन अंधेरे से उजाले की ओर शुरू होता है। शहर में अंधेरा होता ही कहाँ है, हमेशा रोशनी से जगमग रहता है, जो जीवन को भी उतनी ही रोशनी देता है। एक दिन इस अंधेरे से भी मुक्ति मिल जाएगी। अंधेरा ही है जो जीवन को बदबू देता है। अंधेरे में ही चीज़ें सड़ती और बजबजाती हैं। उसकी बदबूदार हवा को घर में सीलिंग फैन, ऑफिस में एसी छन कर जीवन को तरोजा ताज़ा रखते हैं। किंतु ऐसा उसका सोचना भर रहा। आज उसका भ्रम टूट गया था। आंखें ये शहर में एक ही प्रकार की विचित्र हवा में खुली थीं। यहीं पला बढ़ा और भरपूर यौवन को जीता वह पूरा शहरी हो चुका था। शहरी जीवन की आबो हवा में यहाँ तक पहुँचने में इंसान के बू मारते शरीर का उसे कभी इल्म तक नहीं हुआ था। ऐसा भी नहीं था ये शहर की बजबजाती नालियों से अमित को कभी दुर्गंध आती महसूस नहीं हुई हो, ये शहर की दुर्गंध से कभी परिचित नहीं हुआ हो। शुरू शुरू में उसे महसूस हुआ जब कच्ची नालियों का पाखाना और किचन की नालियों का पानी सनकर गली और सड़क में फैलकर अजीब तरह का भभका एक कोने से दूसरे कोने तक फैलता रहता था। ये पक्की नालियाँ उस समय भी नहीं होती थीं, बहुत बाद में बनी थीं। फिर भी कभी न कभी गटर का मुहाना खुल जाता था। खुलने पर उसमें फंसी हवा का इससे रला मिला भभका अभी भी जब तब निकलता रहता था, जो अधिक देर के लिए नहीं, जिससे थोड़ी देर के लिए हर कोई अपना नाक मुंह ढककर दाएं बाएं हो जाता था। कभी कभी गटर के मेन होल से दुर्गंध भरी हवा बहती थी तो यह जानलेवा हो जाती थी। उस हवा में भी जीवन एक तरह से रच बस गया था, किंतु ऐसी विचित्र किस्म की दुर्गंध उसे शायद ही कभी महसूस हुई हो। उसके मस्तिष्क के किसी कोने में हजारों जीवों के शरीरों के सड़ने गलने का भयावह दृश्य उभरा तो उसके होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब अनंता जब कह रही है तो ऐसा अविश्वास वह नहीं कर सकता है। उसके शब्दों में इतनी अतिरंजना तो हो ही नहीं सकती। अमित ने अपने मन को इस तरह समझाया, अनंता झूठ क्यों कहेगी? मुझसे अधिक उसे शहर का अनुभव है। वह इसी शहर की किसी सरकारी कॉलोनी में जन्मी पली बढ़ी और खेली कूदी है। उसने भी पुस्तकों में रटा है, हर शब्द में उसे ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसीलिए वह फिजा में फैली हवा के लिए किसी तरह के क्रूर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। उसके लिए सूरज की पहली किरण से निमैली धूप और सुबह की हवा में ताज़ापन, जिसे वह पूर्वाई तो कभी पछुआ चलने को किताबों में पढ़ चुकी थी, जिसके लिए यह नया शब्द उसके लिए अनादर से भरा हो सकता था। उसने मन को समझाया, दरअसल यही उसका ईश्वर है। ईश्वर नहीं तो हवा में ईश्वरीय तत्व तो अवश्य होते ही हैं। ईश्वर कभी इस रूप में क्रूर नहीं हो सकता। वह ऐसा ही अनघड़ को सोचता रहा। बया और पिद्दी विचलित होने पर भी अहाते में उगे अशोक के पेड़ पर बैठे अपने दुबके होने की टेर नहीं लगा रहे थे, एकदम मौन। ओह, अशोक में भी कहाँ है निर्भयता? दिन में बाज और रात में उल्लू उन्हें अशोक पर कहाँ चैन लेने देते हैं? कहाँ है उनके लिए स्वच्छंदता और डैने फैलाने की आज़ादी? अनंता ठीक कहती है, वे सभी मौन साधे आगे कदम बढ़ाते मजदूर हैं। आखिर वे भी किसी दड़बे की बू मारती जिंदगी की हवा को कब तक दबाए रहते? एक दिन उस जीवन के लावे का उत्सन्न होना ही था। यह दुर्गंध उसी की है। अमित को स्वयं का कंठ बैठता उसमें नीरसता भरती हुई सी लगी। बच्चों ने आंख खोली, वे भी बाहर आंगन में चले आए। यह उनकी अपनी आदत थी, उन्हें सुगंध दुर्गंध का अनुभव नहीं था। वे जैसी भी हवा बह रही हो उसकी रंगत में उड़ने लगते थे। अमित की नज़र उन पर गई। उसने उन्हें सावधान करते हुए अधिकारपूर्वक कहा, बच्चों, हवा में सुबह से दुर्गंध है। हाथ भर दिन चढ़ने के बावजूद
चारों तरफ धुंध है, सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लगता है वह भी अपना रास्ता भटक गया है। उसकी बात को सुनकर बच्चे खिलखिला पड़े, जैसे वे उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। यह कोई नई बात नहीं है डैड, 365 दिन सुबह की हवा ऐसी ही गंध देती है। आपकी नींद आजकल दुनिया में उजाला होने के बाद खुल जा रही है, इसीलिए आपको हवा में दुर्गंध की अनुभूति हो रही है। अमित को लगा बेटा गलत नहीं कह रहा है, बेटी भी गलत नहीं हो सकती, उन्हें अच्छी और गंदी हवा का ज्ञान कहाँ है। फिर भी उसने जान लेने के पूछा, क्या तुम लोगों को कभी घुटन महसूस नहीं होती? नहीं, आदत बनने में समय नहीं लगता है, पर जहाँ जन्म से ही ऐसी ही हवा मिले, आप भी सुबह सवेरे उठकर सैर सपाटा करेंगे और हमारी तरह स्कूल और कॉलेज जाएंगे तो फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा ही महसूस करेंगे, बेटे ने कहा। अमित को बेटे की बात पर चिढ़ सी हुई। उसने उस पर बिगड़ते हुए कहा, यह सेहत के लिए खतरनाक है, तुम लोग अभी से बाहर खेलना बंद करो और भीतर चले जाओ, या फिर ये शहर से कहीं दूर किसी कोने में चलकर दुबकने का मन बना लो। ये शहर में रहना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उसकी बात पर बच्चे फिर से ठहाका लगाने से खुद को रोक नहीं सके। यही बात तो कई बार दादी भी कहती थी आपसे, उसे यहाँ की हवा अच्छी नहीं लगती और आप अपनी धुन में उनकी व्यथा सुनते ही नहीं थे। इसीलिए अब वह गांव की भीनी भीनी ताज़ा मिट्टी की सौंधी महक, फूलों की सुगंध और मवेशियों की गोबरैन को भूल चुकी है। वह यहाँ रहने का मन बना चुकी है तो कुबड़ी होकर चलने लगी है, कहीं इस शहर की हवा उसके तन को मार न दे। वह हमेशा मन के साथ तन के मरने से डरती है। अब आपको बदली बदली हवा महसूस हुई तो हमें भी भीतर चलने को कह रहे हैं। तो जाओ, उन लोगों में शामिल हो जाओ जो देश में इस छोर से उस छोर तक बेतरतीब बहती ऐसी निर्लज हवा के संग हो रहे हैं, जिनके घिसते कदमों के बीच में फासला कम, धूल अधिक है। अमित ने झिड़क कर ऊंची आवाज में कहा। उसे कोफ्त सी हुई। उसे लगा अनंता, जिसे लाखों लाख मजदूरों के कदमों की गर्द वो गुबार कह रही है और बच्चे उस पर अपनी उम्र से अधिक समझदारी प्रकट कर रहे हैं, उसे दोनों से उलझना उचित नहीं लगा। उसने चुप रहने में ही बुद्धिमानी समझी। अनंता का बड़बड़ाना उसे चुप सा गया। वह यही तो कह रही थी, आखिर घर छोड़कर कहाँ और कैसे जा सकते हैं? यह प्रश्न अमित ने स्वयं के भीतर जरूर दोहरा दिया। बड़ी देर तक सोच विचार करके उसने बुदबुदाया, बुढ़िया ने भी अपने जीवन में ऐसा घटाटोप अंधेरा सुबह सवेरे देखा नहीं होगा। यदि उससे पूछ भी ले तो वह झट से कहेगी, यह गोधूल ही होगी। मवेशियों के खुर ऐसा ही संसार रचते हैं संध्या के वक्त। यह वही होगी जो गहरी होती शरद की बड़ी रातों में भी छट कर धरती पर नहीं पसर सकी होगी। वैसे भी शरद की रातें और गरीबी के दिन एक से ही होते हैं। किंतु उसने बुढ़िया से कुछ नहीं कहा और स्वयं भी उसी की तरह 3 कमरे के घर के किसी कोने में दुबक लेने में ही भलाई समझी। जरा ऊंची आवाज में कहा, सुन रही हो अनंता, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। ये बच्चे हैं जो मेरी बात को कभी सुनते ही नहीं। जब अब हवाई जहाज, बस, रेल सभी साधन बंद हो चुके हैं, पूरे देश में लॉकडाउन आरंभ हो चुका है, सभी लोग जो जहां हैं वहीं बने रहेंगे की खबर आ रही है, सभी उसे कान लगाकर सुन रहे हैं, तो हम भी यहीं इसी घर में रहेंगे। किंतु ऐसे कठिन वक्त में बच्चे कब तक कमरे में डूब के रह सकते हैं? अनंता ने सहजता से अपना और बच्चों का पक्ष बता दिया। अमित को पत्नी की बात पर चिढ़ सी हुई। उसने झिड़कते हुए कहा, मैं भी इस लॉकडाउन में यूं किसी कोने में पड़ा नहीं रह सकता और न ऐसी कोई समझदारी ही लगती है। तो फिर कहाँ जाओगे? अनंता ने उतनी ही तीव्रता से पूछा। कहीं भी, इस शहर को छोड़कर। अब अमित की हट पर अनंता अधिक जिद नहीं कर सकती थी। लाखों युवाओं, किसानों, खानसामा, खलासी, मजदूरों और रिक्शा तांगा चलाने वाले मेहनतकश लोगों का देश के कोने से दूसरे कोने तक जाने की बात उसी ने कही थी। जब वे सभी अपने खेत खलिहानों की तरफ लौट रहे हैं तो अनमने भावों से दोनों के बीच सुबह सवेरे अपनी कार से शहर से बाहर किसी ठौर पर चल पड़ने की सहमत उनके बीच भी बन गई। उन्होंने ये समय स्वयं को उन मजदूरों से भिन्न नहीं पाया
उनके उमड़े हुए सैलाब में उनका मन भी शामिल हो गया। दिन के चढ़ने के साथ साथ दोनों बाहर चले जाने की तैयारी पर जुट गए। अमित ने कार में पेट्रोल देखा तो 2 दिन पहले ही उसने टंकी भर दी। अनंता ने अपने और बच्चों के नाइट सूट और अपनी ज़रूरत के कपड़े रख लिए। बच्चों के हुड से काम चला लेने के साथ एक बरमूडा और एक जीन्स पैंट रख ली, जिन्हें हाल ही में उन्होंने मॉल से खरीदा था। सांझ होने को आई तो अनंता आलू उबालकर रास्ते भर के लिए पराठे बनाने की तैयारी करने लगी। उसे अब हरा धनिया नहीं मिल रहा था। अमित ने अपना टूथपेस्ट के साथ टूथ ब्रश रखा और अपने अंतरीय अंग वस्त्र और शेविंग किट के विषय में अनंता से पूछ लिया, जिसे वह रखना बार बार भूल रहा था। रात की गहरी नींद में उसकी ऊंची आवाज़ पर बच्चों की आंखें खुली तो उन्हें आश्चर्य होना स्वाभाविक था। बुढ़िया 90 की उम्र पार कर गई थी, तो नींद वैसे भी पूरी रात साथ नहीं देती थी। जितना भी देती, किचन में अनंता की खटर पटर ने उसे भी विचलित कर दिया था। बुढ़िया ठीक से अपने हिस्से की नींद नहीं ले सकी। सुबह हुई, अनंता ने दोनों बच्चों से उठकर फुर्ती से तैयार होने को कहा। अमित ने अपनी चप्पलें चलने की तैयारी में नज़र के सामने रख दी। बच्चों की आंख खुली और नज़र उस पर पड़ी तो इतनी ही सुबह सवेरे उठकर कहीं जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। बेटी ने पूछा, कहाँ के लिए? मुझे कहीं नहीं जाना है। तो बेटे ने कहा, बाहर लॉकडाउन है, मुझे सोने दो। उसने अनंता की ओर आंखें तरेर कर कहा, तुम इन सुअरों से जल्दी करने को कहो, समय पर निकलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे भी समय पर। अनंता ने उसे यह कहकर झिड़की दे दी कि उसका जोर सिर्फ मुझ पर चलता है, अपने बच्चों पर नहीं, जो बच्चों को एक आवाज़ देकर जगा भी नहीं सकता। अमित पत्नी के शब्दों से आहत सा हुआ। उसे न इन शब्दों को सुनने का अनुभव था, न उसने ऐसे शब्दों को सुनने की कभी कल्पना ही की थी। उसे अपनी तौहीन महसूस हुई। गुस्से में अपने दांतों के बीच शब्दों को पीसते हुए उसने बच्चों से कहा, अरे सुनते क्यों नहीं? माँ तब से उठने को कह रही है। बच्चों ने उसकी बात को कोई भाव नहीं दिया। अनसुना कर बिस्तर पर औंधे मुंह पसारे बूबाज मारते रहे। अमित उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से घूरता रहा। उसकी दृष्टि में नालायक बच्चे उसे चोर नजर से देखते रहे। बड़ी देर तक उनके बीच लुका छिपी का खेल चलता देखकर अनंता का स्वर एक बार फिर नए सिरे से ऊंचा होकर घर में गूंजने लगा। उसके शब्दों की कठोरता को सुनते ही बच्चे झटके से उठे और अपनी तैयारी में जुट गए। इसमें उन्हें आंख मिचमिचाने और लंबी लंबी उबासियां लेने की याद तक नहीं रही। माँ की एक ही आवाज़ काफ़ी थी। दोनों बच्चे जैसे बिलबिला उठे थे। अमित मन ही मन खुश हुआ। आखिर किसी एक का भय तो होना चाहिए। उसने राहत की लंबी सांस ली। गैरेज में जाकर कार की डिक्की में ज़रूरी सामान रख दिए। उसने अनंता को गैर ज़रूरी सामान को साथ नहीं ले जाने की हिदायत भी दे दी। एक एक कर वे कार में बैठे और उन्हें घर की ओर पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं थी। सभी ज़रूरी सामान रख लिया था। अमित ने कार धीरे धीरे अहाते से बाहर निकलने को बढ़ा दी। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी ने एकाएक पूछा। अमित चुप रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। यही प्रश्न बेटे ने अनंता से किया। वह भी चुप रही। उसका चुप रहना उचित था। उसे गंतव्य का पता होता तो झट से बता देती। जब दोनों बच्चों ने इस समय मिले जुले स्वर में एक ही प्रश्न दोहराया तो अमित को उनके शब्दों में तीक्ष्णता, उनके बीच संबंधों में गजब की जुगलबंदी दिखी। उन्हें देखकर अनायास उसका मन बिगड़ने लगा और आंखें बड़ी होने लगी। वह झट से बोला, यह शहर बहुत दूषित हो चुका है। कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर होकर लौट आएंगे। कहाँ? बेटी ने सहजता से पूछा। कहीं भी, अमित ने रुखा सा जवाब दिया। यह आपने पहले क्यों नहीं बताया? बेटे ने प्रश्न किया। अब तो बता रहा हूँ। इस समय अमित के शब्दों में दम्भ सा प्रकट हुआ। तो दादी? इतने दिन दादी अकेले कैसे रहेगी? उसके बगैर मैं नहीं जाऊंगा, बेटे ने दांव चला। और जीवा? वह भी इतने दिनों तक मैं उसे साथ ले जाऊंगी, वह अकेले कैसे रह सकती है? बेटी ने भी धीरे से पैंच फंसा दिया। अमित उनके दांव पैंच को समझ गया। उसने अधिकार पूर्वक कहा, जिसमें एक तरह से चेतावनी भी शामिल थी। इतनी जिद अच्छी नहीं लगती।
वे पहली बार तो अकेले नहीं रहेंगे। सिर्फ एक दिन की तो बात है, अधिक से अधिक एक रात। सिर्फ एक दिन की तो बात है, अधिक से अधिक एक रात बीच में हो सकती है। कल शाम तक लौट आएंगे। इस समय बच्चों की आंखें मां की तरफ मुड़ गईं। अनंता को अधिक तकरार करना रुचिकर नहीं लगा। वह बच्चों के प्रश्न पर मन मन मुस्कुराई और बात खत्म करने के लिए अपना सिर हिलाकर उन्हें साथ ले जाने से असमर्थता प्रकट कर दी। दोनों बच्चों ने अपनी जिद पकड़ ली। दरअसल अनंता और अमित दबे पांव घर से बाहर निकल आए थे। उनका अनुसरण करते हुए दोनों बच्चे भी, उनमें से किसी ने न बुढ़िया की तरफ आंख उठाकर देखा था और न ही जीवा को। बेटे को इस तरह चुपके से कहीं बाहर निकलना अच्छा नहीं लगा और बेटी को उनकी उपेक्षा रास नहीं आ रही थी। उनके तमतमाए चेहरों को देखकर अनंता ने उन्हें समझाना चाहा, कार में दादी और जीवा साथ नहीं बैठ सकते। एक साथ बैठने को सीट नहीं होगी। लंबे सफर में कंफर्ट होना ही चाहिए। अनंता का समझाना अमित को अच्छा लगा और उसके शब्द अपने निर्णय के पक्ष में जाते लगे। उसने मजबूती से झिड़क कर कहा, जीवा कुतिया है, उसे साथ ले चलने की परेशानी समझते तो उसे कहीं से किसी गली की नुक्कड़ से उठाकर घर में लाने से पहले ही 10 बार सोच लेते। अब यह दादी के साथ घर पर ही रहेगी। ओह, इसीलिए आप जीवा को साथ नहीं ले आए? बेटी को चिंगारी की तरह फूटने में देर नहीं लगी। दादी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, बेटे ने जिद की। यह उसकी दादी के प्रति लगाव था। वह आगे बढ़ती कार का एकाएक दरवाजा खोलने लगा। मैं भी नहीं डैड। बेटी भी झट से उतरने को हुई। ओह, यह कैसा निर्णय है माँ, एक बार आप ही गंभीरता से सोच लेती। आप लोग दादी को साथ नहीं लाए तो मैं भी उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। जब वह अपनी आंखों से ठीक से देख नहीं पाती तब जीवा को कैसे संभालेगी? यह जीवन को समझने की बेटे की अपनी दृष्टि थी। अब उनके बीच अनायास रार बढ़ गई। यह उनका अपने समय का अपनी ही तरह का अंतर्द्वंद था, जो बाहर की हलचल से कहीं अधिक भीतर के एकांत में भयावह हो सकता था। बच्चे अब छोटे नहीं थे, जीवन का भला बुरा ठीक से समझने लगे थे। अमित ने अहाते में ही कार रोक ली। वे एक एक कर कार से उतरे और अपने अपने कमरे में लौट आए। बुढ़िया न उनकी बाहर जाने की कथा समझ सकी और न लौट आने की। उनके कुपित मन और उतरे चेहरों को समझने का अनुमान लगाने की अवश्य कोशिश करने लगी। आखिर ये चेहरे हर सुबह सवेरे की तरह तरोताजा क्यों नहीं दिख रहे हैं? पहले उसने बेटे की तरफ देखा, फिर बहू को। बूढ़ी आंखें उनके चेहरे पर छाई मलिनता और माथे पर उभरी कठोर रेखाओं की गहराई में नमी को खोजने लगी। उसने न अमित से पूछा और न अनंता से कुछ कहा। दोनों बच्चों को आवाज देकर अपने समीप बुलाया और उनसे उनके चेहरे की बुढ़ी रंगत की वजह पूछने लगी, इस विश्वास से कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। हुआ भी यही। बच्चों ने भी बुढ़िया के विश्वास को मजबूती दी और बारी बारी से अपनी मन की बात निसंकोच कह दी। बुढ़िया की समझ में सब कुछ आ गया। अंजुलि भर जल में उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। चारों तरफ अंधेरा घिरा होने के बावजूद सूर्य के उजाले में अमित और अनंता का चेहरा उसमें तैरते हुए देख लेने जैसी उसे अनुभूति हुई। उनके मन में छुपे भाव बोध को भी उसने भली भांति पढ़ लिया। अपनी चारपाई से बैठे बैठे उसने कहा, बुढ़िया ने कहा, मैं इस उम्र में कहीं नहीं जाऊंगी। बीच रास्ते में मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम लोग परेशानी में आ जाओगे। बहू, तुम दोनों ने ठीक सोचा। मैं जीवा के साथ ही यहाँ रह लेती। इंसानों से कहीं अधिक बूढ़ों को बेजवानों के साथ रहना अच्छा लगता है। बेजवान सुनते और समझते हैं किंतु कभी पलटकर कुछ नहीं कहते। इस उम्र में किसी का कुछ कहना सुनना कहाँ अच्छा लगता है। बुढ़िया ने जीवा को आवाज देकर बुलाया और धीरे से पुचकारा तो उसने पूंछ हिलाने में देर नहीं की। यह उसमें प्रेम प्रकट करने की जन्मजात प्रवृत्ति थी। बुढ़िया ने उसे अपने हाथों में उठा लेना चाहा तो जीवा ने उसे गौर से देखा, दूर से सूंघा और वह समझ गई बुढ़िया की हथेलियों में अब पहली जैसी पकड़ नहीं रही। अब उसकी बाहों का बूढ़ा मांस हड्डियों का मांस मोह छोड़ चुका है। हवा में कंबल की भांति चमड़ी लटक चुकी है। लंबी बाहों से झूलती लटकती बेरंग मोटी चमड़ी उसे देखी नहीं गई, जिस पर बीसियों काले कथई चकते उभर आए थे।
उसका यौवन का रंग उड़ चुका था, फिर भी मुक्त भाव से वह उसके पांवों पर लोटपोट हो गई। उसे देखकर बुढ़िया ने पूरे आत्मविश्वास से कहा बुढ़िया ने आत्मविश्वास से कहा, छोड़ पगली, समझती क्यों नहीं? मैं इस उम्र में तेरी ओर हाथ बढ़ाती हूँ, तू है जो मेरे खुरखुरे तलवे में जीवन रस खोजने लगती है। खुर भी कभी पसीजते हैं क्या? आंखों की कोरों में तक पानी नहीं बचता, वह मर जाता है। तन के किसी कोने में कोई बुलबुला हवा का फंसा हो, तभी मैं जिंदा हूँ। उनको लगा बुढ़िया ने जिस आत्मविश्वास से जीवा के साथ थोड़े दिन रहने की इच्छा प्रकट की है, उसमें उसका जीवन दर्शन नहीं, अपनी सहमति है। उसने बात को बड़ी सहज रूप में लिया और वह आई गई हो चुकी है। उसके शांत चित्त के खिले खिले भाव चेहरे पर स्पष्ट होने में समय नहीं लगा, किंतु उनके अपने मुरझाए मन शांत नहीं हो रहे थे। हर एक के मन के किसी कोने में कुछ कुलबुला रहा था। दिल में एक टीस सी लगातार चुभ रही थी। बुढ़िया की बात पर अमित ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर पत्नी को देखा और मन के भीतर खदबदा रहे शब्दों को उगलने में देर नहीं की। माँ, माँ को सुन रही हो अनंता? इस उम्र में भी किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहती है, किसी का बोझ नहीं बना रहना चाहती है। उसे ना तुम्हारी जरूरत है, ना मेरी ही, और इन बच्चों की भी नहीं जो उस पर हमेशा लट्टू हुए रहते हैं। तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? खुद से पूछो और अपने बच्चों से कहो। मैंने तो कुछ नहीं कहा। अनंता ने भी टका सा जवाब देकर वैसे ही टेक लगा दी। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपनी बात पर किंतु परंतु से करने की आदत न रही हो? एक पॉजिटिव सोच तो कभी रही ही नहीं तुम्हारी। अमित ने एक तरह से तर्कस से नया बाण निकाल कर चला दिया। अनंता चुप रही। उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा। वह भली भांति समझती थी, जब से उसने रात की ड्यूटी की है, उसमें उल्लू की तरह हूम हूम करते चढ़ाते अपने शब्दों से डराने की आदत पड़ गई है। दिन में यही बुढ़िया बाज की तरह जब तक अशोक पर झपटने से नहीं चूकती, और ये बच्चे दिन भर अपनी धमा चौकड़ी से घर को आसमान पर उठाए रखते हैं। उनको भी क्यों दोष दूं? बाहर लॉकडाउन है। वे जिस उम्र में हैं, हमेशा घर में दुबक कर रह नहीं सकते। उनका मोबाइल से खेलना तुम्हें भाता नहीं। वे ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार करें तो अनुचित नहीं, वह स्वाभाविक है। उसने बढ़ती मन पर मलिनता की तकरार पर बेतरतीब पानी मारते हुए शांत करने के लिए धीरे से कहा, मैंने तुम्हें वही बताया था अमित, जो टीवी चैनल अपनी खबरों में दिन रात बता रहे हैं। तुम क्या सोचती हो, ये चैनल वाले जो कुछ बताते हैं सच कहते हैं? ये क्यों नहीं समझती, वे बाजार में उतरे हैं तो अपना खरा खरा समय बेचते थकते नहीं हैं। इससे अधिक कुछ नहीं है। जिस तरह कोई कॉरपोरेट कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने में सोने नहीं देती, असल में रात सोने को होती है, तो मैं ही कहाँ सो पाता हूँ। तुम्हारी ही तरह सोच हर किसी की होती। इस समय अनंता के शब्दों में उसके प्रति व्यंग्य दिखा और बेचारगी भी। होगी भी नहीं अनंता, हम इंडियन होते ही हैं सीधे सरल, इससे आगे सोच भी नहीं पाते। ये चैनल मिडिल क्लास का मन बहलाने और गरीबों को डराने से अधिक कुछ नहीं करते हैं। किसी टाटा, बिरला और अंबानी को चैनल देखते और उन्हें इस तरह खुद चीखते चिल्लाते देखा और सुना कभी? वे अमित के अपने मन के भाव थे, जिसमें अफसोस भी छलका और पीड़ा भी। ठीक कह रहे हो अमित, उन लोगों ने टीवी चैनलों पर देखा और सुना होगा। वे लोग डरे हुए ही होंगे जो भूख के भय से अपने गांव देश को लौट रहे हैं, जिनकी पाँव की धूल धूसरित हवा में तुम्हारा दम घुट रहा है, उनकी दुखती बिवाई की चीख चिल्लाहट से तुम्हारे कान फट रहे हैं। अनंता ने उसके ही शब्दों को उसे लौटा दिया। ऐसा ये चैनल ही कह रहे हैं अनंता? रिमझिम बरसते शब्दों की बौछार का रुख उसने बादलों की ओर करना चाहा। हाँ, क्या ऐसा तुम नहीं कह रहे थे? अनंता ने जताना चाहा, ये गर्जन तर्जन उन्हीं बादलों की है। कब? ऐसा कब कहा अनंता? हो सकता है मेरा कहने का कोई दूसरा संदर्भ रहा हो। गर्जने और बरसने के बीच वह फर्क बताने लगा। हफ्ता भर पहले तक यहाँ रोशनी आती थी और तुम्हारी सफ़ेद कमीज को इस्त्री करते उसके हाथ जलते थे, और तुम्हें एकाएक उसके गर्म लोहे में भी कोविड-19 का वायरस दिखने लगा। मेड अनीता आती थी, वह मन से अच्छा भला चूल्हा चौका बर्तन और झाड़ू पोंछा करती थी। इतने ही दिनों में तुम्हें उसकी सूखी हथेलियों से कोरोना फैलने का संदेह होने लगा। ये देखो, मेरी हथेलियों का पानी सूखने लगा है। तुमने कभी भी उसकी हथेलियों की घिसी रेखाएं
देखने की कोशिश ही नहीं की। अनंता ने बादलों की तरह उमड़ घुमड़ शुरू कर दी। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो उन्हें काम पर बुला लो, किसने रोका है? उनसे कहो महीना तभी मिलेगा जब मुझे कंपनी देगी। कंपनी ने पगार दे सकने से साफ साफ मना कर दिया है। जानती हो पिछले महीने भी कट कटा कर कितनी मिली थी? बस घर का खर्च निकल गया। और अब? कहते कहते अमित अटक गया। उसके चेहरे को अनंता ने देखा तो सहजता से विश्वास के घोड़े मन में दौड़ने लगे। उसने पक्की सड़क पर घोड़े की बस्ती नाल से पहले टकबक 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 और फिर बढ़ते तड़ाक तड़ाक के शोर के साथ चलते हुए कहा, तो घर कैसे चलेगा? बच्चों का दूध, बुढ़िया की दवा, बिजली पानी की देनदारी और भी हैं, आटा चावल और क्या, बच्चों की स्कूल फीस उसे नहीं दे सकेंगे तो? अमित ने बीच में ही अनंता की शब्द गति को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, स्कूल फीस नहीं लेंगे। अनंता को उसने झट से कहते सुना, जो स्कूल से आज दिन भर में 20 बार फोन बजता रहा। उसे अनंता के शब्दों से चुभन सी महसूस हुई। ऐसे सवाल पर अनंता हमेशा मौन हो जाती थी। ये समय भी वही किया। मूल और ब्याज धन में बड़ा फर्क होता है अनंता, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम्हें आए तो फोन रिसीव करो ही मत। इस महामारी में वे वसूली पर घर तो आएंगे नहीं। बच्चों को स्कूल से बेदखल करना चाहें तो कर लें। अमित ने एक तरफा निर्णय सुना दिया। और फोन के बिल की देनदारी? अनंता ने मौन तोड़ते हुए नया प्रश्न उछाल दिया। कहा ना, उसे भी एक कोने में पटक दो, ना बचेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। वैसे भी उस पर से आंखें कहाँ हटा पाते हो। उसने एक और विष बुझा बाण छोड़ने में देर नहीं की। ऐसा मुझसे नहीं, अपने बच्चों से कहो। मैं तो रोशनी की बात कह रही थी। उसका फोन आया था। पिछले महीने के 40 कपड़ों की इस्त्री करवाई की देनदारी के 50 रुपये बकाया हैं, उन्हें मांग रही थी। उसे कह देती वेतन नहीं मिल रहा है, मिलने पर पेमेंट कर देंगे। फिलहाल वह किसी और से लेकर काम चला ले। किससे? सभी की स्थिति एक सी है। हर कोई उससे सफ़ेद कॉलर की प्रेस और पैंट में क्रीज चाहता है। उसकी ऐसे कठिन समय में मदद करने के गरीब की मेहनत का दाम कोई नहीं दे रहा है। कह रही थी रोज कमाते थे तो खाते थे। अब 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। मकान मालिक किराया मांग रहा है और उसने हैंडपंप छूने से भी रोक दिया है। उसके बच्चे उस पंप पर पानी पानी का खेल खेलते रहते हैं। अब पैसे नहीं हैं तो उससे कहो मेरी जान ले ले। उसकी ये सब बेतुकी बातें हैं। उसने यह तो नहीं कहा उसका बेटा भूख से बिलबिला रहा है, जबकि ऐसा वक्त कहते हुए लोग थकते नहीं हैं। कहने की इन लोगों की आदत ही होती है। मुझे उसकी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं। ठीक कह रहे हो अमित, गलत नहीं कह रहे हो। इसलिए कि तुम्हारा पेट भर रहा है, हमेशा खाए अघाए हुए घर में पड़े रहते हो। यह मुझसे कहने से पहले उससे कहती, धीरज से काम लो, सरकार उनके खातों में रुपये भेज रही है। तुम न्यूज़ सुन तो रही थी, हमें न पगार मिलेगी और न सहायता ही। अमित ने अपनी मन की बात कही, जिसमें एक अजीब किस्म की कसक थी। मैंने यही समझाया। वह अफसोस से बता रही थी, उसके गांव से फोन आया था। उसका आधार कार्ड तो है वहाँ, उसका बैंक खाता भी है, परंतु उसे उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अनीता क्या कह रही थी? वह कह रही थी जब से कोरोना की मुसीबत शुरू हुई है, तुमने उसे हारी बीमारी में बात करना छोड़ दिया है। जैसे फोन पर ही उमड़ कर बीमारी तुम्हारे कानों तक पहुंच रही हो। जबकि उससे 20 बार उसके घर पर समय असमय खूब बातें करते थे। कई बार तुमने चोर नज़रों से उसे किचन में देखने की कोशिश की थी और ऐसा करते तुम्हें पकड़ लिया था। उसे उछल उछल कर देखना, बातें करना भले ही तुम्हें अच्छा लगता हो, उसे तो अनायास ही किसी वायरस का शिकार होने का खौफ पहले से ही तुमसे हो चुका था। ये समय अनंता के शब्दों में व्यंग था तो उतनी ही असलियत भी आईने में आ गई। वह अपना चेहरा उसमें देखने लगा। अमित को काटो तो खून नहीं, उसे लगा उसकी असल नस अनंता ने पकड़ ली है। उसमें वायरस दिखने लगा है। एकाएक उसे अपने तन में तपन और बुखार की हरारत सी होने लगी। नाक से पानी भी लिसलिसाने लगा और बदन में सूल तो गालों में एक तरह की मुर्की सी चुभती लगने लगी। उनकी मिलीजुली पीड़ा से उसने कहा, हुई तो नहीं? उसने अपनी सावधानी स्वयं ही बरती थी अमित, उसी में उसका बचाव था। फिर भी तुम्हारा मन रखने को हिम्मत जुटाकर वह बात कर लेती थी। ओह, तब तो उसने और भी बहुत कुछ कहा होगा।
और क्या क्या कह रही थी? यही कि कमरे से किचन को घूरता रहता है, वह घर को लौटती है तो पंजों के बल उचक उचक कर देखता रहता है। अमित ने व्यंग किया, जिसमें वह अपना बचाव का पक्ष स्पष्ट करता लग रहा था। नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। कोई और होती तो देखते ही तुम्हारा मुंह का स्वाद कसैला कर देती, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। समझदारी से कह रही थी, मुंह बजाने से चेहरा नहीं बदलता। कह रही थी, मुंह बजाने से चेहरा नहीं बदलता और न ही चाल चरित्र ही। इस समय बेटा बुखार से तप रहा है और उसकी आंखें भी स्थिर नहीं हैं, अनंता ने बताया। तब तो उसे कोरोना ही होगा। तुम भी उससे ज्यादा मिला जुला ना करो, दूर से बात किया करो। यह 100 साल पहले जैसी महामारी का प्रकोप लेकर आई होती तो इतनी दहशत और भयावह नहीं होती। यह उससे भिन्न और अधिक घातक है। अमित ने बड़ी सफाई से बात का रुख बदलना चाहा। उसका अनुभव भी यही था, इंसान जो जीवाणु फैलाता है वह विषाक्त ही होता है। अनंता ने कहने में देर नहीं की। इस समय अनंता के शब्दों में कठोरता जरूर थी, किंतु घर का खिलखिलाता माहौल बिगड़ता हुआ उसे अप्रत्याशित चढ़ा सा गया। वह कुपित हो रहे मन को लेकर मौन हो गई और अमित को भी चुप रहना होना पड़ा। भले ही उनके बीच मौन पसर गया, उनके अंतर में बातों की उठापटा का सिलसिला थम नहीं रहा था। दोनों बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। उनकी न घर की बातों में कोई रुचि थी और न इस समय रस लेने की उत्सुकता ही जगी। वे अपने अपने मोबाइल पर खेल रहे थे। बुढ़िया जो कमरे में दुबकी थी, उसके कानों में चौमासी कीड़ों की तरह दूसरे कमरे से शब्द बड़ी देर से भिनभिना रहे थे, जो अमित और अनिंता के ही थे। उन्होंने वह जिन्हें वह साफ साफ सुन रही थी, जबकि इस उम्र में भौरे के गुनगुन सुनने को वह अपने कान के पीछे हथेली लगाती थकती नहीं थी। कभी अशोक की तरफ देखकर पिद्दी और बया से ऊंचे स्वर में कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसके अपने ही शब्द कमजोर प्रतीत होते थे। इस समय भी बार बार प्रयास करते हुए वह बुदबुदाई, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। इस समय मैं अनीता के फोन को ठीक ठीक सुन नहीं पा रही हूँ। वह बुक्का फाड़कर रो रही है। उसके बच्चे की भूख से बिलबिलाने के धीमे पड़ते स्वर को मैं सुनने का प्रयास कर रही हूँ। उनकी परिस्थितियां मुझसे देखी नहीं जा रही हैं। उनकी असहनीय आवाज को ठीक से सुन लेने की कोशिश करते मैं हार रही हूँ, बुढ़िया ने कहा। बुढ़िया ने सिर्फ पोपले मुंह से बुदबुदाया, जितना वह शब्दों की अनुभवी जबड़ों से चबा सकती थी। उसके स्पष्ट शब्दों को अमित ने सुना और अनंता ने भी। जितनी एकाग्रता से आपस में खुसर फुसर करते वे दोनों सुन सकते थे। फिर वे दोनों बुढ़िया के कमरे में चले आए। सच में बुढ़िया कोने में दुबकी हुई अपने कठिन और बेरहम समय पर बुदबुदाती हुई सिसकियां भर रही थी। क्या हुआ माँ? अमित ने पूछा। तबीयत तो ठीक है? अनंता ने पूछा। उनकी आवाज सुनकर अपने अपने मोबाइल पर खेलते बच्चों की एकाग्रता भंग हुई तो वे दोनों भी किसी अनहोनी की शंका के भय से बुढ़िया के कमरे में चले आए। बुढ़िया ने उन्हें सामने खड़े देखा तो एकदम सकपका उठी। अब उसने अपना माथा थामकर जोर जोर से सुबकना शुरू कर दिया। इन सिसकियों में उसकी आत्मीयता ही थी। क्यों रो रही हो दादी? पोती ने पूछा। क्या हुआ दादी? पोते ने दादी के हाथों को माथे से हटाया और सीने से लगा लिया। तुम लोग मुझसे दूर रहो बेटे, इसमें ही भलाई है। दूरी में दुख कम, परेशानियां अधिक होती हैं। माँ अनीता से इतने दिनों तक दूर नहीं रह सकी और न ही रोशनी से। यह बुढ़िया का अपने मन का भारी बोझ उतारने का उपक्रम था। क्यों? तुम्हें उनसे मिलने की क्या जरूरत थी? अमित ने कटु प्रश्न किया। थी जरूरत। जीवन को बचा लेने को कहे शब्द कितने मृदुल और अविश्वसनीय हो, किंतु भूखे शब्दों की चीख कभी कमजोर और दूषित नहीं होती बेटे। घर के द्वार पर कोई किसी आस से ही आता है। वे दोनों भी किसी भरोसे से इस घर के अहाते पर आती थी। इस घर पर से उनका भरोसा न टूटे, मैं उनके लिए अपने हिस्से का कौर तुम लोगों से छुपाकर संभाल लेती थी। क्या तुम्हारे एक कौर से उनका पेट भर जाएगा? अनंता ने झट से पूछा। 7 बहनों ने कठिन समय में एक तिल भी तो बांटा था, तो तुम भी अमृत के लिए रो रही हो? इस समय अमित के शब्दों में जरा तीखापन प्रकट हुआ। बुढ़िया ने उसके शब्दों पर विचार नहीं किया। वह थोड़ी देर के लिए बच्चों की उम्र को छू गई और निश्चलता से बोली, आज भी रात की रोटियां सुबह सवेरे तुम्हारी जाग खुलने से पहले ही अहाते में रखाई थी। उन्हें न अब तक वे दोनों लेने आई और न ही बया और पिद्दी ने अपने घोंसले से बाहर आकर पंख फड़फड़ाए। बाहर निकली होती तो उनके पंखों के कोमल स्वर को मैं जरूर सुन लेती।
मैं उनके स्वर के आरोह अवरोह को समझती हूँ। ओह, यह क्या कह रही हूँ मैं। आज अपने एकांत में वे दोनों रो रही हैं। उनके करुण विलाप को मैं सुन रही हूँ। अरे, तब तो तुम्हें क्वारंटाइन करना होगा माँ, और हमें भी। बया और पीदी भी आहाते में रोशनी और अनीता के आने से सहमी होंगी। उन दोनों ने भी अब खुद को क्वारंटाइन कर लिया होगा। अमित के स्वर में विचित्र किस्म की विचलन हुई। बुढ़िया ने अमित के शब्दों पर धैर्य और धीरता से एकदम अविचलित स्वर में कहा, नहीं नहीं, घबराओ नहीं। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, तन के साथ मन भी। मेरा क्वारंटाइन पूरा हो चुका है और जीवा को जीवन में इसकी जरूरत नहीं रहती। वह अपना ऐसा जीवन जीने की अभ्यस्त हैं। परिंदों को भी उसकी जरूरत कहाँ होती है। अनीता और रोशनी उनसे भिन्न कैसे हो सकती हैं। वे किसी के आहाते में जाने से कहाँ डरती हैं। उन्हें जो प्यार से पुचकारता है, दाना चुगने उसके आहाते हो लेती हैं। उन दोनों ने इसको करने की अपने जीवन की जरूरत नहीं समझी होगी। ओह, यह तुम क्या कह रही हो माँ, अमित ने लंबी सांस लेकर कहा। अनंता आश्चर्य से होंठों को उंगली से दबाई देखती रह गई। दादी तो ठीक कह रही हैं, बेटी ने कहा। मैं बाहर आहाते को देख कर आता हूँ, कहते बेटा बुढ़िया से अलग हो गया। हाँ हाँ, जाओ। विद्या आई होगी और बया ने भी अपने पंख फैलाए होंगे, और अनीता तथा रोशनी, वे दोनों नहीं आएंगी। अब उनका आहाते में आने का समय बीत चुका है। बुढ़िया के ऐसा कहते ही अमित ने अनंता से धीरे से कहा, ऐसा क्यों होता है, जब किसी बड़े अधिकार को पाते हैं तो हम छोटे अधिकारों को छोड़ने लगते हैं। हमारा दायरा बड़ा होने के छोटा होने लगता है। फुटपाथ पर जन सैलाब का दायरा कहाँ छोटा था अमित। हम कदकाठी से नहीं, मन से छोटे होने लगते हैं। अनंता कहने से स्वयं को नहीं रोक पाई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे अनायास खिलखिलाने लगे, तो स्वाभाविक रूप से बुढ़िया का सिसकना भी इस समय थम गया था। उन्होंने बेटे के कदम बाहर की तरफ बढ़ते देखे, तो आहाते में सूरज की झमाझम बरसती चिलचिलाती रोशनी को देखते ही आंखों में पानी सरसराने लगा। उन्हें बाहर से कहीं पहले भीतर छाई धुंध छटने का एहसास हुआ। इस समय वे बुढ़िया को देख रहे थे, आहाते में बेटे को, और उसका पिद्दी तथा बया के घोंसले को निहारना भी अच्छा लग रहा था। धन्यवाद। यह कहानी थी एहसास। मित्रों, मैं लगातार कहानी पढ़ता गया और आपकी जो प्रतिक्रियाएं मैं सामने देख रहा हूं, मैं इसलिए उनका कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं चाहता था कि कहानी का जो एक तारतम्य है, एक लय है, वो उसमें बनी रहे, वो लय मुझसे ना टूटे। क्योंकि कहानी सुनाने में यदि उसकी लय टूटती है तो वो आनंद नहीं आता। मुझे लग रहा है कि कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और कैसी लगी ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। प्रमिला वर्मा जी कह रही हैं, मैं आपका स्वागत भी कर रही हूँ, धन्यवाद। और रानी श्रीवास्तव कह रहे हैं कि बहुत मार्मिक कहानी थी जी, धन्यवाद। क्वारंटाइन का अद्भुत प्रयोग हुआ है, धन्यवाद आपकी। और सुमन रावत जी कहते हैं, कोरोना के बिगड़ते हालात में अनंता व अमिता के बीच के रिश्तों में अनीता रोशनी की वजह से पसरता मौन। धन्यवाद, नमस्कार जी। अमर त्रिपाठी जी नमस्कार जी। और रानी श्रीवास्तव कह रही हैं कि अद्भुत कहानी है, धन्यवाद मैम। और संतोष श्रीवास्तव कह रहे हैं बहुत सुंदर कहानी है मैम, ये तो आपने ही मौका दिया है कहानी पढ़ने का, तो आभार। और निश्चल चंद्रा कह रहे हैं कि सुंदर कहानी, उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण। ये तो पता नहीं कैसा मैं पढ़ पाया, बहुत नर्वस हो गया था कि जब लिंक नहीं जुड़ पा रहा था। नवीन कौर कह रही हैं बहुत सार्थक कहानी है। बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।